मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर के बाद पूरे प्रदेश में ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू हो गया है और इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि ये रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में चलाया जा रहा है। लेकिन आखिर रात में पुलिस ने ऑपरेशन टॉर्च क्यों चलाया, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। रात का अंधेरा है, पुलिस वालों के हाथ में टॉर्च है, मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू है और मुजफ्फरनगर की झुग्गी बस्तियों में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। असली कहाँ है? हर शख्स के आधार से पहचान पत्र तक की जांच जारी है। योगी के ऑर्डर के बाद घुसपैठियों में खौफ है। अवैध रूप से रहने वाले घुसपैठिए बचने के लिए दिन में छिप जाते हैं, रात में बाहर निकलते हैं और उसी प्लान को फेल करने के लिए रात में ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया है। घुसपैठिए जो कहीं और देश के हो सकते हैं, जो कि अपनी आइडेंटिटी बदल के रह रहे हों। वाराणसी में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी की धरपकड़ के लिए मिडनाइट ऑपरेशन चलाया है, क्योंकि सीएम योगी खुद कह चुके हैं कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं। ऐसे में घुसपैठियों का देश निकाला तय है। एक तरफ रात के अंधेरे में घुसपैठियों की तलाश की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दूसरा प्लान भी तैयार कर लिया है और इसके तहत एक बार फिर घुसपैठिया देश से बाहर डिपोर्ट किया गया तो फिर उसकी एंट्री दोबारा देश में नहीं हो पाएगी। और इस प्लान को नाम दिया गया है नेगेटिव लिस्ट, जिसके तहत घुसपैठियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो देश में पहली बार होगा। पकड़े गए घुसपैठियों की डिटेल्ड बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनेगी और इसके तहत फर्जी पहचान कार्ड की हाईटेक स्कैनिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट से प्रोफाइल बनेगी। नेगेटिव लिस्ट पूरे देश में शेयर होगी ताकि घुसपैठियों की दोबारा एंट्री ना हो पाए। घुसपैठियों के खिलाफ ये नीति देश में मॉडल बनेगी। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर भी अब एक्शन होगा और फर्जी आईडी नेक्सस खत्म करने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है, घुसपैठियों को 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के शहर शहर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ स्ट्राइक चल रही है। अब योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश एटीएस नगर निगम में घुसपैठियों का पता लगाने में जुटी हुई है। सीएम योगी के सख्त आदेश पर अब यूपी एटीएस शहर शहर नगर निगमों के सफाई कर्मियों का डाटा खंगाल रही है। जांच पड़ताल की जा रही है उन घुसपैठियों को लेकर जो अपनी असली पहचान छिपाकर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बीच छुपे हुए हैं। लखनऊ नगर निगम 8000 से ज्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, जिसमें 300 कर्मचारी सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, जबकि 3000 कर्मचारी डोर टू डोर जाकर कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। नगर निगम में योगी के चलाए जा रहे इस ऑपरेशन कालनेमी के तहत उस हर सफाई कर्मी का पूरा ब्यौरा मांगा जा रहा है जो एजेंसियों के ठेकेदारों की तरफ से नगर निगम में रखे गए हैं। नगर निगम का ये मानना है कि डायरेक्ट ये सब आउटसोर्सिंग कर्मचारी नगर निगम से संबद्ध नहीं रहते हैं। जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उनके द्वारा इनको नौकरी पे रखा जाता है, लेकिन अब इनका ब्यौरा यूपी एटीएस यूपी पुलिस ने भी मांगा है। दरअसल नगर निगम में घुसपैठ का शख्स इसलिए भी गहराया है क्योंकि एनआरसी का फॉर्म मांगने के बाद 150 से ज्यादा कर्मचारी दूसरे दिन से नौकरी ही छोड़कर चले गए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाने की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ और कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब तक वो जिंदा हैं तब तक बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर और भी हमलावर हो गई है। उनको जहां भी मौका मिल रहा है वो एनआरसी, एसआईआर और डिटेंशन सेंटर को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। এসআইআর সামনে পেছনে এনআরসি মানি না, মানব না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। वहीं ममता के बयान का विरोध भी हो रहा है। हिंदू समाज के लोग भड़के हुए हैं, बोल रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर तो बनकर रहेगा। जो देश में भारतीय की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ममता बनर्जी से सरकार नहीं चलती। इस एसआईआर ने उनकी जमीन हिला दी है, उनके जो पाले हुए लोग थे वो भाग रहे हैं। अब दीदी एसआईआर और डिटेंशन सेंटर को लेकर इतनी मुखर क्यों है? क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। बंगाल में हुमायूं कबीर 3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मस्जिद के लिए रास्ता बनवा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से हुमायूं जैसे लोगों को सीधे सीधे चेतावनी दी है और चेतावनी ये कि आक्रांताओं को कोई भी सच्चा भारतीय सम्मान नहीं देगा। बाबर के आदेश पर सनातन और हिंदू मंदिरों को मिटाने की कोशिश की गई और उसी के नाम पर बाबरी का निर्माण कराया गया था। 1992 का बाबरी मुद्दा सुलझ चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 3 नई बाबरी मस्जिद बनने का ऐलान हो चुका है। हुमायूं कबीर मस्जिद का निर्माण कराने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन ऐसे मुगलों के नाम पर मस्जिद बनाने वाले हुमायूं को करीब 1000 किलोमीटर दूर से दी गई ये वार्निंग सुन लेनी चाहिए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। औरंगजेब या उसके किसी आक्रांता को कोई भी भारतीय सम्मान नहीं देता है।
क्योंकि एक विदेशी आक्रांता थे, एक गुलामी के प्रतीक थे, भारत को रौंदने के लिए आए थे और भारत उन्हें कभी सम्मान नहीं दे सकता है। यानी सीएम साफ कर चुके हैं कि यूपी में तो महिमा मंडन नहीं होने देंगे और देश में भी आक्रांताओं का सम्मान नहीं होने देंगे। दिसंबर में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, उसके लिए लोग दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं। कई लोग चंदे की रकम को लगातार गिन भी रहे हैं। मशीनों की भी मदद ली जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जो पैसे मिले हैं उससे कहीं ज्यादा ऑनलाइन अकाउंट में आए हैं। और इन पैसों को देख लीजिए, यहाँ एक दो नहीं कुल 30 लोग इस पैसे को दिन रात गिन रहे हैं। चंदा में मिले इन पैसों की गिनती में कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए मशीन की भी मदद ली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को 35 लाख, 7 दिसंबर को 37 लाख रुपए कैश मिले। खबरों के मुताबिक 2 दिनों में 90 लाख से ज्यादा ऑनलाइन भी चंदा मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने के साथ ही इसके निर्माण में तेजी आ गई है। उस दिन लोग ईंट लेकर पहुंचे और उसके बाद दनादन पैसे दे रहे हैं। अब देखिए, अयोध्या में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद बननी है। 6 साल में सिर्फ 3 करोड़ रुपए मिले हैं। इस मस्जिद को बनाने में 65 करोड़ रुपए लगेंगे। अब सवाल है कि 6 साल में अयोध्या की मस्जिद का अब तक नक्शा पास नहीं हुआ है। वहीं मुर्शिदाबाद में नींव रखते ही निर्माण के लिए पैसों की बाढ़ भी आ गई। तो क्या ये माना जाए बाबरी के नाम पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं? हुमायूं कबीर को अवैध घुसपैठिए मदद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 6 दिसंबर को ब्लैक डे नाम से पोस्ट किए गए और एक विवादित वीडियो ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। और इसके बाद क्लिनिक चलाने वाली शीबा खान को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, क्योंकि वीडियो के बैकग्राउंड में विवादित ऑडियो चलाया जा रहा था। ये है डॉक्टर शीबा खान, जिसने 6 दिसंबर को सोशल मीडिया पर ब्लैक डे टाइटल के साथ 1 मिनट 8 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वो अपने क्लिनिक में बैठी दिख रही हैं, किसी पेशेंट से बात कर रही हैं और बैकग्राउंड में विवादित ऑडियो चल रहा है। वीडियो में बाबरी मस्जिद का जिक्र है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने माहौल भड़काने की साजिश का विरोध किया और पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। योगी फोर्स ने डॉक्टर शीबा को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो डॉक्टर ने वीडियो में फेमस होने और क्लिनिक पर मरीज बढ़ाने के लिए पोस्ट करने का हवाला दे दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर डॉक्टर का चालान काटा। यानी साफ है कि जो भी प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसकी खैर नहीं। बंगाल से शुरू हुआ बाबर के नाम पर विवाद अब भोपाल तक पहुंच चुका है। आज हिंदू संगठन ने बाबरी मस्जिद की नींव के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई। बाबरी मस्जिद की नींव वाली जगह से करीब 1385 किलोमीटर दूर भोपाल में हिंदू संगठन विरोध जताने सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में बाबर के नाम वाला शौचालय का पोस्टर था और वो उस पोस्टर को सार्वजनिक शौचालय में लगाने की जिद पर अड़े थे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है तो यहाँ पर बाबर के नाम पे शौचालय की शुरुआत करने के हिंदू संगठन सड़क पर नजर आ रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, ये बाबर के नाम पर सुलभ शौचालय बनाने के लिए भोपाल के स्टॉप नंबर 2 पर हिंदू संगठन के लोग इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बाबर वाला पोस्टर भी जब्त कर लिया, जिसको लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। हिंदू संगठनों का कहना था कि बाबर कोई देशभक्त नहीं था, वो एक आक्रांता था जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और देश को लूटा। मध्य प्रदेश के जगदीशपुर में हिंदू संगठनों ने बवाल किया है और वजह है साइन बोर्ड पर जगदीशपुर की जगह इस्लाम नगर लिखा होना, क्योंकि 2023 में इलाके का नाम जगदीशपुर किया जा चुका है, लेकिन साइन बोर्ड अभी तक नहीं बदले और साइन बोर्ड बदलने का काम सरकार का होता है। इसी के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया और वो बुलडोजर लेकर साइन बोर्ड के पास पहुंच गए। साइन बोर्ड पर कालिख पोतकर जगदीशपुर का बैनर लगाया गया। सनातनी नारे और कार्रवाई को लेकर नारेबाजी की गई। नाराजगी की वजह ये भी है कि शरारती तत्वों ने सड़क किनारे लगे माइलस्टोन को भी तोड़ दिया, जिस पर जगदीशपुर लिखा हुआ था। हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर कहासुनी हो गई। बाबर क्या राष्ट्रभक्त था? बाबर कोई इस देश का कोई बड़ा शहीद था जिसके की पोस्टर लगाने पर हमको रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी अब विवादों में आ गई हैं और एक तरफ उनके भाई पर गांजा तस्करी के आरोप लगे हैं, तो आज कांग्रेस ने उनके बंगले पर जोरदार प्रदर्शन किया है। हालांकि मंत्री बागरी आरोपों से खुद का कोई रिश्ता न होने की बात कह रही है।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर मंत्री प्रतिमा बागरी के बंगले पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बंगले पर लगी नेम प्लेट पर कालिख पोतकर विरोध जाहिर किया गया। सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता हाथों में मंत्री के इस्तीफे और नशे के खिलाफ एक्शन की तख्तियां लिए विरोध करने के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पहले ही अलर्ट थी। मंत्री के बंगले के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर बंगले में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हल्की झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला जलाते हुए सरकार से जल्द एक्शन की मांग की। आज राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा हुई और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत और विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे सियासी सवालों का जवाब दिया। साथ ही लोकसभा में दिए गए प्रियंका गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम का जिक्र किया और नेहरू गांधी को भी घेरा। इसके साथ ही कहा कि तत्कालीन सरकार वंदे मातरम को रोकना चाहती थी। जो सरकार थी वो तो उसको रोकना चाहती थी, प्रतिबंध लगाती थी। वंदे मातरम बोलने वालों पर कोड़े बरसाए जाते थे, जेल में डाल दिए जाते थे। वहीं अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष के साथ साथ लोकसभा में बैठे विरोधियों को भी जवाब दिया और बताया कि क्यों वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत है। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत। वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी है। वहीं अमित शाह के इस जवाब को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में चुनाव सुधारों पर आज बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ताधारी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया और साथ ही एसआईआर के मुद्दे पर नाथूराम गोडसे का जिक्र कर सियासी पारे को भी बढ़ा दिया। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा कोई राष्ट्र विरोधी काम है तो वो है वोट चोरी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वोट नहीं रहेगा तो न संसद बचेगी और न विधानसभा। Biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea of India. वहीं एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने गोडसे का जिक्र कर सियासत को और भी गर्मा दिया। After Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के वक्त की बर्बादी बताया। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग पर भी कब्जा, ईडी, इनकम टैक्स पर आरएसएस का कब्जा है। ये आज संसद में लोकसभा में राहुल गांधी ने शीतकालीन सत्र के दौरान कही बात। बिना तथ्य की बातें नहीं बोल रहा हूं, सीजेआई को पैनल से क्यों हटाया गया, चर्चा वोट चोरी पर है। Saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India. You destroy the idea. भारत का नागरिक बनने से पहले वोटर कैसे बन गई सोनिया गांधी? कोर्ट ने नोटिस जारी कर सोनिया गांधी से इसका जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोनिया गांधी ने वोटर बनने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से जुड़े मामले में नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि 1983 में भारत की नागरिकता हासिल करने से पहले 1980 में वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ गया था। पहली बार नाम जोड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का भी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया। हालांकि सोनिया गांधी की बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बने। प्रमाण दिखाए। पहले कोर्ट में शिकायतकर्ता की याचिका खारिज हो गई थी। दोबारा याचिका दायर करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी।
और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन है और संसद में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सोनिया गांधी को जन्मदिन का बर्थडे जिसको कहा जाए कि सेलिब्रेट किया। और इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, गोपाल यादव समेत के नेता मौजूद रहे। देखिए, सोनिया गांधी के जन्मदिन का केक यहाँ पर काटा गया है और आप देख सकते हैं तमाम विपक्ष के नेता इसमें मौजूद हैं। सोनिया गांधी को सम्मानित किया जा रहा है शॉल उड़ाकर। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 79वां बर्थडे सोनिया गांधी का, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद से, जहाँ पर ये तमाम विपक्ष के नेता एकत्रित हुए और सोनिया गांधी के जन्मदिन को मनाया। भारत में घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी आतंकी नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। बॉर्डर पर आग लगाकर घुसपैठ की कोशिश में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी पर पिछले कुछ दिनों से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं और इसको देखते हुए अब बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। और आग के इन लपटों को देखिए, धुएं का गुबार आसमान को छू रहा है। ये आग भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में लगी है। धीरे धीरे इस आग ने भारतीय क्षेत्र के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। सीमा पर सुलगती आग आतंकियों की बड़ी साजिश बताई जा रही है। पहले पीओके में बॉर्डर के पास अपनी साइड आग लगा देते हैं। जब आग एलओसी पर भारत की साइड फैलती है तो बारूदी सुरंगों में धमाके की आड़ में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। ये बीएसएफ के जवान जो हैं वो पूरी तरह से नजर रख रहे हैं और इस पूरे जंगली इलाके को खंगाल रहे हैं। बीएसएफ इन इलाकों में पूरी तरह से चौकस है, चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। देखिए कैसे जंगलों में एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है। सर्दियों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ जवान सीमा पर तैनात है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर घुसपैठ करने के प्रयास किए जाते हैं। इसको लेकर बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ये बड़ी खबर, नशीले कफ सिरप का गोदाम यहां पर मिला है। करीब 60 लाख के कफ सिरप यहां से बरामद किए गए हैं। एसआईटी की छापेमारी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। रामनगर इलाके में ये गोदाम मिला है। अब समझिए, नशीला कफ सिरप अगर मरीजों तक पहुंचता तो कितना नुकसान पहुंचाता। 60 लाख रुपए के कफ सिरप यहां से बरामद किए गए। एसआईटी ने छापा मारा है। लगता है अतिक्रमण करने वालों का इलाज सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये बुलडोजर मॉडल लगभग अब देश के हर राज्य में दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में अलग अलग राज्यों से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर हो या फिर मध्य प्रदेश का खंडवा या फिर बिहार का शेखपुरा, हर जगह पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। बलरामपुर में 2 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर 9 घर बना लिए गए। जांच में जो खुलासा हुआ तो प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चला दिया। जमीन हॉस्टल के लिए आरक्षित थी। खंडवा में दरगाह के पास से अतिक्रमण हटाया। 2 बुलडोजर की मदद से पक्के निर्माण, फेंसिंग और चबूतरे को मिट्टी में मिला दिया। बताया जा रहा है कि मामला वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन हुआ। बिहार में भी सम्राट चौधरी का बुलडोजर रोज गरज रहा है। शेखपुरा में तालाब की जमीन पर किए अतिक्रमण को आज हटा दिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले से ही फोर्स तैनात थी। राजस्थान के जयपुर की सड़कों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता वाले पोस्टर्स लगाए गए हैं। और आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि मदन दिलावर को यहाँ पर लापता बताया जा रहा है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जगह जगह वो पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की फोटो के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लापता शिक्षा मंत्री लिखा हुआ है और उसके ठीक नीचे लिखा है, राजस्थान के सभी माँ बाप मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हो गया कि सड़कों पर शिक्षा मंत्री के लापता वाले पोस्टर्स लगाए गए। दरअसल ये अनोखा तरीका अमायरा को जस्टिस दिलाने को लेकर है। वो अमायरा जिसकी जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में मौत हुई थी। स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने शिक्षा मंत्री के लापता होने के पोस्टर्स लगाए हैं। पोस्टर्स में लिखा गया, एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी बच्ची ने अपनी जान दे दी और मदन दिलावर जी कुछ करने के बजाय भाग खड़े हुए। जिस समय पूरे देश में इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, लोग परेशानी में थे, उसी समय गोवा के अग्निकांड के आरोपी इंडिगो की फ्लाइट से आराम से देश से भाग गए। आखिर इन लूथरा बंधुओं की मदद किसने की? मदद करने के पीछे का राज क्या है? आज ये सवाल देश जानना चाहता है। क्योंकि 25 मौत के जिम्मेदार 5 घंटे में ही देश से फरार हो गए। यात्री एयरपोर्ट पर अटके रहे और अपराधी टाइम पर उड़ गए और अग्निकांड के विलेन थाईलैंड पहुंच गए। जब गोवा के क्लब में आग ने तांडव मचाया और दूसरी तरफ इस क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तस्वीर है जो गिरफ्तारी से बचने के लिए देश से भाग गए।
हादसे के वक्त दोनों दिल्ली में थे। 7 दिसंबर को सुबह 3 बजे ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए और 5:30 बजे दिल्ली से फुकेट की फ्लाइट में रवाना हो गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट इस बात का है कि वो इंडिगो की फ्लाइट थी 6E1073। ऐसे वक्त में जब इंडिगो का क्राइसिस पीक पर था तो क्या लूथरा जैसे रसूखदार यात्रियों को कोई प्रीमियम सुविधा दी गई? आखिर किन लोगों ने लूथरा ब्रदर्स का साथ दिया? अब सवाल ये है कि आखिर किस तरह से इनको वापस लाया जाएगा, क्योंकि रोमियो लेन के नाम से जो बार और क्लब ऑपरेट हो रहे हैं वहाँ के कर्मचारी इन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। गोवा में जिस रोमियो लेन क्लब में 25 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, वहीं अब बुलडोजर चलता हुआ दिखा। जी न्यूज आज सुबह से इस बुलडोजर एक्शन के लिए मुहिम चला रहा था और हमारी मुहिम का असर हुआ और शाम होते होते बुलडोजर पूरे एक्शन में आ गया। शाम 5 बजे बुलडोजर गोवा के रोमियो क्लब पहुंच गया। पहुंचने के साथ ही बुलडोजर एक एक सामान को तोड़ने लगा। पहले तो क्लब के बाहर रखी कुर्सियों और टेबल को रौंद दिया। उसके बाद क्लब के एक एक निर्माण को ध्वस्त करने लगा। देखिए कैसे बुलडोजर मौत के कैफे पर काल बनकर बरस रहा है, एक एक कर निर्माण को तोड़ रहा है। आधे घंटे के अंदर बुलडोजर ने कैफे के बड़े हिस्से को जमींदोज कर दिया। देखिए जब कार्रवाई शुरू हुई थी तब ये रोमियो क्लब कैसा लग रहा था और अब देखिए कैसा लग रहा है, एक एक सामान बिखरा पड़ा है। रोमियो क्लब में अग्निकांड के बाद गोवा सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। लूथरा ब्रदर्स के पब को तोड़ दिया गया। दिल्ली में भी इसके आवास पर नोटिस चिपकाया गया है। इसके अलावा देश भर में फैली इसकी संपत्तियों पर भी सरकार की नजर है। लूथरा ब्रदर्स ने साल 2016 में दिल्ली से अपने कारोबार की शुरुआत की और धीरे धीरे ये कमाई बढ़ती गई, कारोबार फैलता गया। भारत के 22 शहर और 4 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है। बड़ा भाई सौरभ लूथरा 44 साल का है, तो वहीं गौरव की उम्र 40 साल की है। दोनों मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के किंग्सवे कैंप इलाके में इनका घर है। गोवा पुलिस ने इनकी जानकारी देने के लिए नंबर भी जारी कर दिया है। दोनों भाइयों में सौरभ बिजनेस को लीड करता है। सौरभ ने 2016 में बिजनेस शुरू किया था। दिल्ली में बार के साथ शुरुआत हुई, धीरे धीरे विस्तार हुआ। इस वक्त 22 शहरों में क्लब बार चल रहे हैं। भारत के साथ कुल 4 देशों में आउटलेट है। सौरभ क्लब बार का फ्रेंचाइजी मॉडल चलाता है। 150 से 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। दिल्ली में इसके कई कैफे अभी भी चल रहे हैं। 150 से 200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। सिविल लाइंस पे बना हुआ एक कैफे है ये। लूथरा ब्रदर्स के दिल्ली में और भी कई ठिकानों पर कैफे हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा में लूथरा ब्रदर्स का साम्राज्य फैला हुआ है। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर्स का चेहरा एक्सपोज हो गया है और इस पूरे मामले में 3 शूटर्स शामिल हैं। शेरी दिलजोत और मास्टरमाइंड सीपू, ये तीनों गैंगस्टर हैं जिन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। ये वही वीडियो है जो इन गैंगस्टरों ने फायरिंग के दौरान शूट किया था और कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी हुए धमकी दी थी। अब उनका चेहरा एक्सपोज हो गया है। शूटर शेरी, शूटर दिलजोत रेहल, शूटर सीपू। कनाडा में मौजूद यही वो 2 शूटर शेरी और दिलजोत रेहल रॉलेंस बिस्लोई गैंग से जुड़े हुए हैं और इन दोनों ने ही हाईटेक हथियारों से 3 बार कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी। वहीं इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सीपू है। तीनों की तलाश में कनाडा पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां भी इनकी तलाश में जुटी है। यही वो गैंगस्टर्स हैं जिसके इशारे पर इन दोनों शूटर्स ने कपिल शर्मा के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। और ये खुलासा किया है पुलिस की शिकंजे में आए बंधुमान ने, जिसे लुधियाना से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों और अपराध का खात्मा करना जानती है, तभी तो दूसरे राज्यों की पुलिस भी अब उत्तर प्रदेश पुलिस से मदद मांग रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ है शामली में, जहां यूपी पुलिस ने कर्नाटक के मोस्ट वांटेड बदमाश का यमराज वाला टिकट काट दिया। 50,000 का इनामी कुख्यात बदमाश समुद्दीन उर्फ सामा है, जिस पर लूट और डकैती के 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। साउथ में दहशत का नाम बन चुके सामा की तलाश कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा यूपी पुलिस को भी थी। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक पुलिस ने बदमाश की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी थी। शामली पुलिस की बदमाश और उसके साथियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें सामा को गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई, लेकिन बाकी के आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अंधेरे में बदमाश और उसके साथी छिपे हुए थे। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से 9 mm की पिस्टल, देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा बदमाश सामा अब कफन में लिपट चुका है और योगी फोर्स ने बता दिया कि वो बड़े बड़े अपराधियों का इलाज करना जानती है। उत्तर प्रदेश में एकदम साफ है कि अगर यहाँ रहना है तो फिर अपराध छोड़ना होगा, और अगर अपराध नहीं छोड़ा तो फिर यूपी पुलिस अपराध छुड़वाना जानती है। और वो कैसे अपराधियों को अपराध के रास्ते से हटाती है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
मैसेज साफ है, ऑर्डर क्लियर है। यूपी में अपराध नहीं, कानून का राज होना चाहिए। इसलिए तो सहारनपुर में नशे की तस्करी करने वाले आरोपी को पकड़ा है। आरोपी पुलिस को देखकर भागने और फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में तस्कर के पैर में गोली लगी। मेरठ में पुलिस ने बदमाश का पीतल वाला इलाज किया है। नवाब और उसके साथी गोकशी की फिराक में थे, लेकिन मुठभेड़ में आरोपी नवाब के पैर में गोली लग गई। बांदा में इलाज के लिए लाए गए फरार कैदी का 24 घंटे में हिसाब हो गया। 25,000 का इनामी अब कंधों नहीं बल्कि स्ट्रेचर पर पहुंच चुका है। शायद वो भूल गया था कि ये योगी फोर्स है, जिससे बचना नामुमकिन है। मुरादाबाद में योगी फोर्स ने एटीएम मशीन लूटने वाले गिरोह का तगड़ा इलाज कर दिया। 25 नवंबर को आरोपी एटीएम मशीन लूट ले गए थे। पुलिस को आरोपियों की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद एक्शन लिया गया। आरोपियों के पास से 3 लाख नगद, कार और हथियार जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के फरार 3 आरोपियों के घर प्रयागराज पुलिस ने दूसरी बार कुर्की का नोटिस चिपकाया है और इन आरोपियों में अतीक अहमद का बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी शामिल है। ये आरोपी हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहे हैं। आरोपी गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान के घर पर प्रयागराज पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बदमाशों के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया। कोर्ट के आदेश पर इन आरोपियों को घर पर दूसरी बार कुर्की का नोटिस चिपकाया गया। अगले 1 महीने के भीतर अगर आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो सभी के मकानों की कुर्की होगी। 24 फरवरी 2023 को हुए उमेश पाल की धुमनगंज में माफिया अतीक अहमद के शूटर्स ने बम और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 3 अब तक नहीं पकड़े जा सके। इससे पहले भी 8 अगस्त 2023 को गुड्डू मुस्लिम के घर नोटिस चिपकाया गया था। उसके बाद 2 दिसंबर 2023 को उसकी संपत्ति कुर्क की गई थी। अब एक बार फिर से प्रयागराज पुलिस ने इन आरोपियों को सरेंडर का मौका दिया। अगर 1 महीने के अंदर आरोपी सरेंडर नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गुंडा एक्ट के तहत पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक आरोपी को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। पुलिस ने बाकायदा पूरे इलाके में मुनादी करवाई ताकि लोगों को आदेश की जानकारी मिल जाए। यहाँ पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए गुंडा एक्ट में दर्ज एक आरोपी को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिला बदर किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गुंडा एक्ट अधिनियम आपको जिला बदर किया जाता है। आप 6 महीना तक जिले में नहीं रहेंगे। पुलिस मुनादी में साफ कहा गया, आरोपी को 6 महीने तक लखीमपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। यदि यहाँ कहीं दिखाई दे तो आप लोग सूचना करना। इनके खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। अब 6 महीने तक आरोपी सीतापुर जेल में रहेगा। पुलिस की ये कार्रवाई बताती है कि गुंडा एक्ट सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी सख्ती से लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस को बिजली कर्मचारियों को खाकी का रौब दिखाना भारी पड़ गया। थाने में पुलिस वालों की बिजली कर्मचारियों से बहस हुई तो जवाब में उन्होंने थाने की बिजली ही गुल कर दी। विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिस ने एक मामले में बिजली कर्मचारी पर शांति भंग करने के तहत कार्रवाई कर दी। पुलिस की कार्रवाई की खबर जैसे ही बिजली कर्मचारियों को मिली तो पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ सभी थाने के घेराव के लिए पहुंच गए। इस बीच पुलिस और बिजली कर्मचारियों में बहस शुरू हो गई। वहीं जब पुलिस की खाकी हनक बरकरार रही तो बिजली कर्मचारियों ने भी अपनी पावर दिखाते हुए थाने की ही बत्ती गुल कर दी। पुलिस चौकी के लिए कौन-कौन से केबिल हैं? ये 3 केबिल हैं। इतना ही नहीं, थाने के बाहर बिजली विभाग की बकाया राशि 3,43,974 रुपए जमा कराने का नोटिस भी चस्पा कर दिया। बताया जा रहा है कि बहादुरगढ़ चौकी में पुलिसकर्मी ही चोरी की बिजली से काम चला रहे थे। केबिल फैले पड़े हैं यहाँ तो। और अब बिजली कर्मचारियों को खाकी का रौब दिखाने पर बत्ती ही गुल हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री के सामने इंडिगो के सीईओ ने हाथ जोड़े हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के सामने हाथ जोड़े गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है सीईओ ने। लाखों यात्रियों को परेशान करने के बाद अब सफाई देने के लिए पहुंचे हैं इंडिगो के सीईओ। ये उड्डयन मंत्री उनके दफ्तर में पहुंचे हैं इंडिगो के सीईओ। लाखों लोगों को जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद आज सीईओ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आप ये देख सकते हैं। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो संकट पर बड़ा अपडेट इस समय का आपको बता दें। इंडिगो की उड़ानों में 10% की कटौती की गई है। पहले खबर आ रही थी कि 5% की कटौती हुई है, लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय का आदेश सामने आया है। रिफंड भी जल्द लौटाने का आदेश दिया गया है और 10% की जो कटौती है वो फ्लाइट्स में अब की गई है। मध्य प्रदेश के सतना में चोरों ने एक शादी को निशाना बनाया। पहले तो शादी में मजे से खाना खाया और फिर आदत से मजबूर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर शादी हॉल के बाहर खड़ी बाइक लेकर भी फरार हो गए।
मामला मेहर बाईपास के पास का है, जहां शादी समारोह में 2 बाइक चोर बंधन कर पहुंचते हैं। शादी में घुसकर खाना खाते हैं और फिर जाते हुए एक बाइक पर हाथ साफ कर देते हैं। चोरों की ये कारस्तानी सीसीटीवी में कैद हो गई। शादी में चोर खाना खाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद पार्किंग एरिया से बाइक ले जाते हुए कैद हुए हैं। जैसे ही बाइक मालिक घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में पहुंचा, बाइक गायब मिली। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अगली खबर राजस्थान के डूंगरपुर से। यहाँ एक युवक ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया और रोडवेज पर पथराव भी किया, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस की खातिरदारी के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। पुलिस की गिरफ्त और फिर उठक बैठक के साथ पुशअप, ये सब नतीजा है पुलिस की कड़ी कार्रवाई का, जिसके बाद अब ये युवक माफी मांग रहा है और बोल रहा है कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। गलती हो गई है, आज के बाद मैं बस को किसी को पत्थर नहीं मारूंगा, शराब पी के रोकूंगा नहीं। मैं अब कानून को हाथ में लेकर बोलता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ गलती नहीं करूंगा। दरअसल डूंगरपुर के दोवड़ा थाना पुलिस ने रोडवेज बस पर पथराव करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। ये घटना नया घरा गाँव के पास हुई थी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस पथराव में किसी यात्री को चोट नहीं लगी। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी युवक कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इसे ये सजा दी गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेंदुओं की दहशत देखने को मिल रही है और इसी दहशत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और वन विभाग की टीम ने ऑपरेशन आदमखोर चलाया है। जिस इलाके में तेंदुआ देखा गया, वहां सर्च के साथ ही पिंजरा भी लगा दिया गया। बुलंदशहर के कसुमी गांव के जंगलों में तेंदुए की आहट सुनाई दी। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने तेंदुए को गांव से जंगल की तरफ भागते देखा। तो जब मैंने देखा था यहीं तो खड़ा था। कहाँ बैठा था ताऊ जी? इसी पेड़ के नीचे। हाँ। तेंदुए के पंजे के निशान देखे गए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगा दिया ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। वहीं पुलिस की टीम भी लगातार इलाके में गश्त करती हुई दिखाई दी। आज हम लोगों के द्वारा जो प्रोटोकॉल लेपर्ड प्रोटोकॉल है कैच करने के लिए, तो उसके तहत हमने केज सेटअप कर दिया है और उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ट्रैक किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में उत्तर प्रदेश के इटावा सफारी पार्क में तेंदुए और दूसरे जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एनिमल हाउस में हीटर्स लगाए गए हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे। तेंदुए, हिरण और भालू के लिए भी हीटर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी जंगली जानवर पर कड़ाके की ठंड का असर न हो। अलग अलग बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं। बाड़े में तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े थर्मामीटर भी लगाए गए हैं। तापमान को 13 से 14 डिग्री पर रखा जा रहा है ताकि शेरों को सर्दी न सताए। इटावा सफारी पार्क में 19 शेर हैं। इन शेरों को सर्दी से बचाने के लिए कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले ही इंतजाम कर दिए गए हैं। शेर ही नहीं, दूसरे जानवरों की दिन रात निगरानी की जा रही है। लेपर्ड, हिरण और भालू के लिए सफारी में अलग अलग स्थानों पर हीटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुआल बिछाया गया है और खिड़कियों को भी बंद कर दिया गया है। सर्दी में वन विभाग का ये इंतजाम बता रहा है कि यहाँ जंगली जानवर बिल्कुल सुरक्षित हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और ऐसे में इंसान क्या, भगवान को भी सर्दी से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। अयोध्या में भी भगवान श्री राम को रजाई उड़ाई गई है। बढ़ती ठंड का असर देखा जा रहा है। ऐसे में रामनगरी के मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को ठंड से बचाने के लिए तरह तरह के यत्न किए जा रहे हैं। अयोध्या के साकेत धाम के पुजारियों ने अपने आराध्य श्री राम को सर्दी से बचाने के लिए रजाई और कंबल उठा दिए हैं। अयोध्या में जो है भीषण ठंड पड़ता है, इसको देखते हुए हम ठाकुर जी को जो है कंबल ओढ़ाने का काम करता है। स्नान में भी गर्म जल का प्रयोग किया जाता है। दरअसल अयोध्या में भगवान को सर्दी से बचाने के लिए रजाई ओढ़ाने की पुरानी परंपरा है, जिसे पावस सेवा या शीतकालीन सेवा कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान राम को वास्तविक मानव की तरह ही मौसम का एहसास होता है, इसलिए ठंड के मौसम में मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें रजाई ओढ़ाई जाती है। दिसंबर का महीना आ चुका है और कड़ाके की ठंड भी पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अयोध्या में 5 वर्षीय बाल स्वरूप रामलला को ठंड से बचाने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। रामलला के अभिषेक में अब गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मौसम के प्रभाव से उनकी दिव्य सेवा प्रभावित न हो। भोजन व्यवस्था में भी मौसमी बदलाव किए गए हैं। गर्म दूध, खीर और पौष्टिक ड्राई फ्रूट नियमित रूप से भोग में सम्मिलित किए गए हैं।
ओडिशा के मलकानगिरी से एक हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। एक सिर कटी लाश मिलने के बाद यहां अचानक हालात बेकाबू हो गए। आदिवासी समुदाय के लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इलाके में रहने वाले बाहरी लोगों के घरों में आग लगा दी। तनाव एक महिला की सिर कटी लाश मिलने पर भड़क गया। आदिवासी भीड़ उग्र हो गई और इलाके में रहने वाले बांग्लादेशी मूल के कुछ परिवारों के घरों में आग लगा दी। देखते ही देखते कई घर जलकर खाक हो गए और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते गांव आग के हवाले कर दिया गया। बवाल इतना बढ़ा कि प्रशासन को इंटरनेट तक बंद करना पड़ गया और बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात करनी पड़ी। इलाके में इंटरनेट सेवा तत्काल बंद कर दी गई ताकि अफवाहें न फैले। मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे एक हत्या से शुरू हुआ विवाद आगजनी और हिंसा में तब्दील हुआ और पूरा इलाका दहशत में आ गया। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल में आग से हाहाकार मचा है। चीनाबाब इलाके में ये आग लगी है। कई घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। हालांकि इस आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। इस समय जो अपडेट, ये तस्वीरें आप देखिए, ये होटल देना यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं ये आग लगी हुई है। नैनीताल से ये तस्वीरें हमें मिल रही है। चीनाबाब इलाका है ये नैनीताल का, जहाँ पर ये आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां लगी हुई हैं। कई घर इस आग की चपेट में आ गए हैं। डराने वाली ये तस्वीरें इस समय जी न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नैनीताल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चीनाबाब इलाके में यह भीषण आग लगी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक इमारत में आज अचानक आग लग गई और इमारत की छत पर लगी आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण करती नजर आई। दुकान की ऊपरी मंजिल पर बना गोदाम जलकर खाक हो गया। यह आग सदाशिव पेट में रमेश डाइंग की इमारत की छत पर लगी है, जिसने बाजार में भगदड़ मचा दी। आग दुकान के ऊपर बने गोदाम में भड़की, जहां बड़ी मात्रा में कपड़े और स्टोर किया हुआ सामान रखा था। कुछ ही मिनटों में गोदाम का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से धधक उठा। आग इतनी तेज थी कि आसपास के दुकानदार भी घबराकर बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही 4 फायर टेंडर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन गोदाम का बड़ा हिस्सा जलने से काफी नुकसान हो गया। घटना के बाद ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। दादर और नागर हवेली में भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया है। लपटें इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा इलाका लाल दिखाई पड़ा। खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, हर स्थान से आग ही आग फूटती दिखी। अचानक लगी इस आग ने पूरे इलाके का नजारा ही बदल दिया। जहां देखो आग की लपटें, खिड़कियों से निकलती आग और आसमान में उठता धुएं का भयंकर गुबार। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनट में पूरी फैक्ट्री आग से घिर गई। फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई तो मौके पर टीम पहुंची। पहले फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की वजह मानी जा रही है। हालांकि जांच के बाद ये असली वजह सामने आएगी। गनीमत ये रही कि इस आगजनी में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग में पूरा इंडस्ट्रियल जोन जलकर खाक हो गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा मेले में हुए घोड़े और बुलेट की रेस। एक तरफ की दमदार इंजन वाली बुलेट तो दूसरी तरफ खास नस्ल के घोड़े। चलिए देखते हैं किसने इस रेस में बाजी मारी। रेडी गेट सेट गो और फिर शुरू हो गई बुलेट और घोड़े की दमदार रेस। मैदान और मुकाबला था वर्ल्ड फेमस महाराष्ट्र का सांगरखेड़ा घोड़ा मेले में बना रेसिंग ट्रैक। एक तरफ बुलेट फुल स्पीड में दौड़ रही थी और उसको जबरदस्त टक्कर दे रहा था खास नस्ल का घोड़ा। और इस महामुकाबले में बाजी मारी स्पीड का सिंबल माने जाने वाले घोड़े ने। इस मुकाबले के लिए खास तैयारी की गई थी। काफी लोग इस रेस को देखने पहुंचे थे। एक नहीं कई घोड़ों ने बुलेट से टक्कर ली और ज्यादातर मुकाबलों में घोड़ों ने बाजी मारी। सारंगखेड़ा घोड़ा मेले में हुई इस रेस को लेकर खास तैयारी की गई थी। घोड़े और बुलेट के रेस का मुकाबला देखने के लिए घोड़ा बाजार में भारी भीड़ लगी हुई थी। अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिन दहाड़े बिजली के खंभे पर चढ़कर इस युवक ने खूब हंगामा किया। पटवारी से नाराज युवक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। युवक अचानक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और ऊपर बैठकर हंगामा शुरू कर दिया। लोग नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा।
लगातार पटवारी पर आरोप लगाता रहा। डबल कराइए। पुलिस भी युवक को बार बार नीचे उतरने को कहती रही। युवक का आरोप था कि जगह नापने और रास्ते के विवाद में उसकी बात नहीं सुनी गई। गुस्से में वो खंबे पर चढ़ गया। काफी समझाइश के बाद युवक को नीचे उतारा। पुलिस ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।